करना चाहिए, आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, इस पर बातचीत करते हैं मार्केट एक्सपर्ट से। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। डोमेस्टिक मार्केट्स में कल हमने देखा काफी वॉलेटाइल एक्शन था, बिकवाली जो है वो ज्यादा हावी होती हुई दिखी। इनफैक्ट पूरे दिन में हमने देखा बाजार में गिरावट थी और आखिरी घंटों में बाजार ने अपने आप को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन जब हमने क्लोजिंग देखी बैंक निफ्टी में, निफ्टी के मुकाबले ज्यादा गिरावट, करीब 500 अंकों की बिकवाली। निफ्टी में भी हमने देखा करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ 17,000 के बिल्कुल किसिंग डिस्टेंस के पास बाजार 17,014 के लेवल्स पर हमने देखा क्लोज हुआ। आज के लिए क्या गिरावट और ज्यादा गहराएगी, क्योंकि यूएस के सीपीआई डेटा भी हैं जिसका एक इम्पैक्ट दिख सकता है? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी जी। मानसी, देखिए लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हम देख रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग थोड़ी अच्छी आती हुई नजर आ रही है। निचले स्तरों से 17,000 को डिफेंड कर रहा है निफ्टी इंडेक्स। 17,000 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ये, साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज का क्रूशियल सपोर्ट लेवल भी है। तो जब तक 17,000 डिफेंड कर रहा है तब तक यहाँ पे डेफिनेटली पुल बैक की संभावनाएं रख के चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर 17,150, 17,200 यहाँ तक का एक पुल बैक एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो अगर फ्लैटिश ओपनिंग होती है तो एक खरीदारी का मौका हो सकता है 17,200 के टारगेट के लिए। वहीं ऊपरी स्तरों पर 17,400 ये एक मेजर हर्डल है, वो जब तक पार नहीं होता है तब तक कोई बड़ी अपसाइड यहाँ पे नजर नहीं आ रही है और बड़ी डाउनसाइड भी नजर नहीं आ रही है। कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं कि बाय ऑन डिक्लाइन एंड सेल ऑन राइज, ये एक स्ट्रक्चर स्पेन आउट होता हुआ नजर आ रहा है। बट फिलहाल 17,200 तक का मूव एक्सपेक्ट करके लॉन्ग साइड में टेल लिया जा सकता है। क्या 17,000 के लेवल्स को ध्यान में रखें लॉन्ग साइड में एक बार ट्रेड्स लेने की राय नीलेश की तरफ से? बाय ऑन डिक्लाइंस और सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी इस वक्त, और अगर देखें तो हमने देखा कमज़ोरी ज़रूर थी, लेकिन जैसे कि नीलेश भी बता रहे हैं, मैंने भी बताया आपको कि आखिरी घंटों में बाजार ने अपने आप को संभाला ज़रूर और 17,000 के लेवल्स को तो डिफेंड किया ही। नीलेश, फिर स्टॉक्स कौन से होंगे जो आज फोकस पे रहेंगे? कौन से स्टॉक्स है? क्या खरीदारी की कॉल्स हैं या फिर आज के आपके लिस्ट में खरीदारी और बिकवाली दोनों कॉल्स हैं? देखिए, दोनों ही खरीदारी की कॉल्स हैं और खरीद के चलना है इंडेक्स का दिग्गज हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज। रीजन बीइंग, कल इतनी वॉलेटिलिटी थी, इतनी गिरावट थी, उसके बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन हमने एक पॉजिटिव कैंडल वहां पे देखा, तो यहाँ पे एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है और बाजार को अगर ऊपरी स्तर पर सस्टेन करना है तो रिलायंस को यहाँ से लीड करना होगा। 2356 का स्टॉप लॉस होगा, 2430 के आसपास के टारगेट को ध्यान में रख के रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह होगी। साथ ही साथ ऑटो स्पेस में से कल क्लोजिंग के बेसिस पे अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स में अच्छा रिवर्सल कैंडल हमें क्लोजिंग आर पे देखने को मिला था। 393 के स्टॉप लॉस से इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं, 412 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। दारी के इस वक्त नीलेश की तरफ से रिलायंस, इनफैक्ट कल पूरे दिन रिलायंस ने बाजार को संभालने का काम किया और अगर रिलायंस ने सपोर्ट नहीं दिए होते तो फिर निफ्टी की गिरावट जो है वो और ज़्यादा गहराती हुई ज़रूर नजर आती। लेकिन रिलायंस और HCL टेक्नोलॉजीज को भी नहीं भूलना चाहिए, दोनों स्टॉक्स में हमने दिन भर मजबूती देखी। रिलायंस 2430 के टारगेट्स यहाँ से देखे जा सकते हैं, इस पर नजर रखें। 2356 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और साथ ही टाटा मोटर्स दूसरी कॉल नीलेश की तरफ से आती हुई जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। 412 के टारगेट्स, 393 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। नीलेश, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने ट्रेडिंग पिक्स और बाजार पर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स का, स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ का और रिजल्ट्स का, क्योंकि रिजल्ट हैवी अब कह सकते हैं सीजन शुरू हो चुका है। एक एक कर बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। अब तो हम अभी फिलहाल देख रहे हैं चुनिंदा कंपनियां हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही ये रिजल्ट सीजन तूल पकड़ेगा एक साथ कई सारी निफ्टी एफएन और कैश की कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में तो कई सारे नंबर्स आए भी हैं। कल भी इन्फोसिस, साइंट, ये सारे के सारे नंबर्स फोकस में थे। नतीजे कैसे रहे ये जानते हैं, उसके बाद शरद से खबरें भी समझेंगे। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं नतीजे कौन से आए कल बाजार बंद होने के बाद और वो कैसे रहे? गुड मॉर्निंग मानसी। तो इस हफ्ते जो है फोकस अभी आईटी में ही पैक में रहने वाला है और अब जो है अर्निंग सीजन जो है पेस गैदर कर रही है। इन्फोसिस के आंकड़े बताए तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स देखने मिले हैं और इसके कारण ऑफ कोर्स इन्फोसिस की एडीआर में भी जो एक अच्छी उछाल कल शाम को देखने मिली थी। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन अब पैट ले लीजिए, मार्जिन्स ले लीजिए, डील विंस ले लीजिए, ये जो है अबव एस्टिमेट्स आए हैं और एट्रिशन में भी एक इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। तो सारे लीवर्स में जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने मिला है और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बायबैक की अनाउंसमेंट हुई है। अब याद रखिए ये बायबैक ओपन मार्केट रूट से होने वाला है
और इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस से होगा। और ऑफ कोर्स जो आंकड़े हैं 1850 रुपये प्रति शेयर का बायबैक प्राइस है और टोटल साइज 9300 करोड़ का है। कंपनी ने जो इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस की है 16.5 रुपये प्रति शेयर का, लगभग आउटफ्लो वहाँ से 6500 करोड़ होने वाला है। कॉन्स्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ भी लगभग 4% की हुई है और जो डील साइज हुई है वो $2.7 बिलियन की हुई है, सबसे ज़्यादा हुई है 7 क्वार्टर्स में। एट्रिशन रेट्स भी जो है कम हुए हैं, अब ऑलमोस्ट 27% पे आए हुए हैं। और गाइडेंस, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे अपवर्ड गाइडेंस हुई है रेवेन्यू की, पहले 14 से 16% था, आप कह सकते हैं FY23 का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, अब जो है ये 15 से 16% हो गया है। हालांकि जो ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस है वहाँ पे थोड़ी एक डाउनग्रेड हुई है, पहले 21 से 22% था, अब जो है 21 से लेकर 23% तक का है लोअर एंड साइड में। तो ये जो था इम्पॉर्टेंट जो है था आपके इन्फोसिस एरिया में जो है आपको अच्छे नंबर्स देखने मिले थे। लेकिन उसके अलावा भी जो है आईटी के 2 दिग्गज नंबर्स आए थे मिड कैप स्पेस में। साइंट के नंबर्स जो थे वीकर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स देखने मिले थे। सीसी ग्रोथ लगभग 10% सिक्वेंशली देखा गया था और उनके गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं आया है। FY23 का ऑर्गेनिक ग्रोथ वही 13 से 15% रहेगा और जो आप कह सकते हैं एबिट मार्जिन्स नॉर्मलाइज बेसिस पे भी 13 से 14% का ग्रोथ का अनुमान रहेगा। लेकिन एक FY24 का उन्होंने एक एक्स्ट्रा गाइडेंस दिया है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ कहा है कि EPS 60 रुपये प्रति शेयर हो सकता है और वो $1 बिलियन का जो रन रेट है वो टच कर सकते हैं। तो इस पे साइड का जो है ओवरऑल मैनेजमेंट कमेंट्री आया है। उसी साइड अगर माइंड्री पकड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखे गए हैं एंड ऑफ कोर्स एक सस्टेन्ड अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल रही है। आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में लगभग 9% का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया है और ये लगातार 7वां क्वार्टर है जहाँ पे 5% से ज़्यादा का रेवेन्यू का ग्रोथ आया है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 7.2% है, अनुमान 5.4% था, तो यहाँ पे भी बीट आई है ऑल अकाउंट्स में। और 8वीं कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे 20% का एबिटा नंबर्स में जो है ग्रोथ देखने मिला। तो अभी आईटी में ऑफ कोर्स इन्फोसिस और माइंड्री एक साइड रखते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स आए। साइंट के वहाँ पे वीक नंबर्स देखने मिले। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक टाइप से एक पूरी ट्रेंड नहीं बन पा रही है, वॉलेटाइल नंबर्स रख रहे हैं, वॉलेटाइल रिएक्शंस देखने मिल रहे हैं। और अब फोकस करते हैं और बाकी सारी अर्निंग्स के। यहाँ पे है आनंद राठी के नंबर्स की बात करें तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस के आंकड़े जो भी ब्रोकिंग कंपनीज के होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। लेकिन सिक्वेंशियली नंबर्स जो है हालांकि उतना भी ग्रो नहीं किया है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक रहेगा JTL इंफ्रा। यहाँ पे आपकी स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन इंफ्रा स्पेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली। ऑफकोर्स बेस लो था तो नंबर्स अच्छे देखने को मिले हैं। और एंजल वन का भी यहीं पे कहेंगे ऑलमोस्ट 7% का ही ग्रोथ जो है सिक्वेंशियली रेवेन्यू में देखने मिला है और एबिटा कामकाजी मुनाफे में भी 12% का। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आईटी स्पेस में मिले जुले नतीजे आ रहे हैं और सिक्वेंशियली ग्रोथ अगर ब्रोकिंग कंपनीज की देखी तो एक माइल्ड इंप्रूवमेंट आई है, कुछ बड़ी नहीं हुई है। ये आपने सही कहा शरद। वैसे आईटी स्पेस में इस वक्त तो मिले जुले नंबर्स नजर आ रहे हैं क्योंकि साइंट ने वीक सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट के, इन्फोसिस के अच्छे नतीजे आते हुए देखिए। एक्सपर्ट्स की भी माने तो ये राय भी बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ग्लोबल सेक्टर है, ग्लोबल कनेक्ट्स हैं, तो इस सेक्टर को वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। और ये भी कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टैगर्ड मैनर में इस सिचुएशन में आईटी सेक्टर में, मिड कैप आईटी में निवेश का नजरिया बनाया जाना चाहिए। तो क्लियरली वॉलेटिलिटी जो है आईटी सेक्टर पर इस वक्त नजर आ रही है और रिजल्ट स्पेसिफिक इम्पैक्ट भी है जो कि स्टॉक्स में लगातार दिख रहा है। जैसे कि कल HCL टेक्नोलॉजीज पोस्ट नंबर काफी अच्छी पॉजिटिविटी नजर आई। इसके अलावा एंजल वन के नतीजे काफी पॉजिटिव हैं। उम्मीद यही है कि आज ये स्टॉक जो है रिएक्ट करेगा ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेकिन जहां आईटी सेक्टर की इन तमाम कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, नतीजों के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी हैं। इन्फोसिस पर आईटी की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हैं, आइए वामाक्षी से जानते हैं, उसके बाद शरद से खबरें भी जानेंगे। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग। बताएं आईटी सेक्टर पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कैसी आ रही हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग शरद। शुरुआत करते हैं हम इन्फोसिस से। 3 रिपोर्ट्स आ रही है ये कंपनी पर, CLSA, सिटी और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से। और CLSA का जो टारगेट है वो सबसे ज़्यादा है, 1800 का टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है और ख़रीदारी की राय दी है। तो ओवरऑल अगर हम ब्रोकरेजेस को देखें तो काफ़ी सारी खरीदारी की राय हैं और सिर्फ बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की तरफ से न्यूट्रल की राय है। आइए देखते हैं इस ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 1685 प्रति शेयर का। उनके मुताबिक ईबिट मार्जिन अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री हालांकि टेलीकॉम सेक्टर को लेकर काफ़ी कॉशियस हो चुकी है। डिमांड एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है मगर इन्फोसिस इसको काफ़ी अच्छी तरीके से नेविगेट करता है। और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है सिटी की रिपोर्ट में कि ये उनके IT
कवरेज में सब ओनली बाय रेटिंग है सिटी की तरफ से। इन्फोसिस पर CLSA ने भी रिपोर्ट बनाई है, खरीदारी की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 1800 प्रति शेयर का। इनफैक्ट उन्होंने उनका जो टारगेट प्राइस है वो बढ़ा दिया गया है, 1750 से 1800 कर दिया है। सप्लाई प्रेशर्स ईज होते हुए नजर आ रहे हैं और जो बायबैक कंपनी ने अनाउंस किया है वो CLSA के ओपिनियन में काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। मार्जिन बीट ये एक की अर्निंग सरप्राइज था, तो इसी के चलते CLSA ने इन्फोसिस पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। बैंक ऑफ अमेरिका ने हालांकि इन्फोसिस पर न्यूट्रल की राय दी है, लक्ष्य रखा है 1535 प्रति शेयर का। जो टॉप लाइन था उस पर स्मॉल मिस था, ईबिट मार्जिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी नजर आई है। FY23 की रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस हालांकि उन्होंने टाइटन कर दी है और डील विंस भी काफ़ी मजबूत थे, तो काफ़ी सारे पॉजिटिव्स काफ़ी सारे नेगेटिव्स भी, और इसी के चलते इन्फोसिस पर बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने न्यूट्रल की राय बरकरार रखी। अब फोकस करते हैं माइंडट्री पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने इक्वल वेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य का 3400 प्रति शेयर का। अर्निंग्स की बात करें तो वो अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं, डील विंस भी काफ़ी मजबूत थे, मार्जिन एग्जीक्यूशन कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। वैल्यूएशंस भी इन लाइन है उनके पीयर्स के साथ, और वॉलेटाइल मैक्रो एनवायरनमेंट में रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी बैलेंस नजर आ रहा है, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने माइंडट्री पर इक्वल वेट की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 3400 प्रति शेयर का। तो चलिए, सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है वामाक्षी ब्रोकरेजेस बताने के लिए आपका शुक्रिया। और अब वापस शरद की तरफ लौटते हैं, उनसे जानते हैं आज के लिए खबरें कौन सी हैं जो कि फोकस में रहेंगी। बताएं शरद, खबरों वाले शहर से। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पिरामल फार्मा का, और ऑफ कोर्स ये न्यूज़ में था, एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक भी है और अब डीमर्जर हो गई है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये आई है कि जो सेबी की जो है अप्रूवल आ गया है ताकि इंडियन बोर्सेज में जो है दोनों एक्सचेंजेस में लिस्ट हो पाएँ। ऑफ कोर्स जो है ऑलमोस्ट 40% वैल्यूएशन जो है अगर पिरामल एंटरप्राइज का जो ओल्ड प्राइस था उससे अगर देखें तो उसमें जो है 40% वैल्यूएशन जो है फार्मा बिजनेस को मिलती है, और इस फार्मा बिजनेस में लगभग 35% स्टेक प्रमोटर्स का है और 20% स्टेक जो है आपके PE इन्वेस्टर कार्लाइल ग्रुप का है। तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। इसके अलावा जो रिलायंस फोकस में रहेगा, यहाँ पे जो है एजेंसी से खबर आ रही है कि वो सोल बिडर बन चुके हैं आपके मेट्रो कैश कैरी जो होती है उनकी इंडिया बिजनेस को लेकर। इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो तकरीबन $1.2 बिलियन का है कैलकुलेटेड बेसिस पे। इसके अलावा पावरमेक प्रोजेक्ट्स फोकस में रहेगा, और पावरमेक और राइट्स की जो JV है लगभग आप कह सकते हैं 500 करोड़ का ऑर्डर आया है बैंगलोर मेट्रो से। टाटा स्टील लॉन्ग में भी है, लगभग 300 करोड़ वर्थ के शेयर्स जो है नीलाचल इस्पात निगम में खरीदारी की है। HDFC लाइफ में इंपॉर्टेंट अपडेट आई है कि IRDAI जो आपके इंश्योरेंस की जो अथॉरिटी है उनको अप्रूवल दे दी है एक्साइड लाइफ और HDFC लाइफ की मर्जर को लेके। तो इस पर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देखने मिल सकता है। NLC भी फोकस में रहेगा, करार किया है BHEL के साथ जहाँ पे वो स्टडी करेंगे लिग्नाइट गैसिफिकेशन को लेकर। और NMDC पे अहम खबर ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड डेट सेट किया अक्टूबर 28 का, और यहाँ पे जो डिटरमाइन करेंगे कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल होते हैं उनकी डिमर्ज्ड आइडेंटिटी की। ऑफ कोर्स स्टील और माइनिंग बिजनेस का जो है डिमर्जर होने वाला है। तो चलिए, सारी की सारी खबरें हैं जो कि फोकस में रहेंगी। पिरामल फार्मा पर नजर रखें, रिलायंस, पावरमेक प्रोजेक्ट्स और साथ ही राइट्स, टाटा स्टील लॉन्ग, HDFC लाइफ। पावरमेक कल भी खबरों में था और HDFC लाइफ पर भी हमने देखा कल, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ ज़रूर दिखा था। NMDC स्टील के डीमर्जर के फ़ायदे के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 28 अक्टूबर तय की गई है। तो इस ट्रिगर या इस इवेंट से पहले भी फोकस में NMDC रहेगा। लेकिन जहां हमने IT के ब्रोकरेजेस और कुछ और ब्रोकरेजेस की बात की, एक और ब्रोकरेज आया है सीमेंट सेक्टर पर। राइट वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल मानसी, सीमेंट ये सेक्टर जो आप क्लोजली ट्रैक करते हैं उस पर एक रिपोर्ट आई है सिटी की तरफ से। उन्होंने अंबुजा सीमेंट पर अपनी राय को अपग्रेड कर दिया है, लक्ष्य दिया है 610 प्रति शेयर का। उन्होंने JK सीमेंट को हालांकि डाउनग्रेड कर बिकवाली की राय दी है और डालमिया पर न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है। उनके मुताबिक सीमेंट प्राइसिंग अभी आगे चलते हुए शायद थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं। तो ओवरऑल देखें अगर हम तो ACC, अल्ट्राटेक, ग्रासिम और न्यूवोको पर खरीदारी की राय उन्होंने दी है। श्री सीमेंट और रैमको पर बिकवाली की राय दी है। और अगर ओवरऑल पूरे सीमेंट सेक्टर को देखें तो उनके टॉप पिक्स होंगे ACC और अंबुजा। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी एक रिपोर्ट आ रही है CLSA की तरफ से। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 473 प्रति शेयर का। उनका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है वो काफ़ी मजबूती दिखा रहा है। JLR के परफॉर्मेंस में ट्रिगर्स अवेट कर रहे हैं। इसके अलावा जो नियर टर्म डिमांड्स है कमर्शियल व्हीकल
व्हीकल्स की वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, मगर ये साइकिल वो देख रहा है कि वो शायद पीक हो सकती है FY25 तक। नए लॉन्चेस के चलते मार्केट शेयर में भी थोड़ा सुधार आ सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स पर CLSA ने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी, लक्ष्य रखा 473 प्रति शेयर का। अब फोकस करते हैं आखिर में इंडियन ब्रोकरेजेस पर। CLSA की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, कैश वॉल्यूम्स में अच्छी तरीके से रिकवरी नजर आ रही है। F&O सेगमेंट भी ऑल टाइम हाई पर है, मगर एक्टिव क्लाइंट बेस है, यहाँ हमें गिरावट देखने मिली है। कैश वॉल्यूम्स भी प्री कोविड लेवल्स तक रिकवर हो चुके हैं और इनफैक्ट ये थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है डिक्लाइन का NSE एक्टिव क्लाइंट्स में। तो ये थे सारे ब्रोकरेजेस जो आपको आपके रेडार पर रखने चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। चलिए, तो बिल्कुल ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर रहेगी। शरद और वामाक्षी, आपका शुक्रिया ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, खबरें, रिजल्ट सब कुछ हमें बताने के लिए। ढेर सारी खबरें तो हैं, ढेर सारे ब्रोकरेजेस भी हैं और रिजल्ट का भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। रिजल्ट्स जो कि IT स्पेस से कल आते हुए दिखे, इन्फोसिस, साइंट जैसे नंबर्स, माइंडट्री जैसे नंबर्स और इसके अलावा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और खबरें भी। लेकिन रिजल्ट आज भी आने वाले हैं और ये नतीजे कैसे रहेंगे ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज बजाज ऑटोमोबाइल स्पेस से जुड़ी कंपनी के नतीजे आते हुए दिखेंगे। एक्सपेक्टेशंस ये लगाकर हम चल रहे हैं कि डोमेस्टिक वॉल्यूम्स जो हैं वो अच्छी दिखेंगी, लेकिन एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है इस पर नजर रखनी पड़ेगी। आइए नतीजे कैसे रह सकते हैं सृष्टि से समझते हैं। सृष्टि, बताएं बजाज ऑटो के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तो देखिए, इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तिमाही का बेस काफ़ी छोटा भी था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस के दिक्कतों के चलते थोड़ी सी बेस वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था। पर इस बार वॉल्यूम्स भी कैचअप करती हुई दिखी हैं। तिमाही दर तिमाही 23% का वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है, जो कि डोमेस्टिक वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पे प्रेशर था, 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, तो उसके चलते नतीजे जो हैं अच्छी साइड पे रहेंगे। पर इस बार एक्सपोर्ट्स का सहारा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर कंपनी की आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 26% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 10,069 करोड़ पे ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं अगर इनके एबिटा की बात करें तो 1746 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं। सीक्वेंशली 35% का ये जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के 16.2% से लेकर इस बार 17.3% पे आते हुए हमें दिख सकते हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे और वॉल्यूम ग्रोथ का भी एक बेनिफिट था, तो उसके चलते मार्जिन्स इन जब ज़रूर होंगे, बट कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा सहारा इस बार नहीं मिलेगा। पर Q3 में आप इसका इम्पैक्ट आते हुए ज़रूर देख सकते हैं। आखिरी में मुनाफे के अनुमान हमारा 1500 करोड़ का है, जो कि तिमाही दर तिमाही देखे तो करीब 28% की बढ़त होगी। अगर नतीजों के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे कंपनी की कमेंट्री 3 व्हीलर सेगमेंट में डिमांड आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है उस पे रहेगी। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट जो कि फिलहाल प्रेशर में दिख रहा है, उसको लेकर वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी वहाँ पे, उस पे हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ कंपटीशन जो 125 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच में बढ़ रहा है, उसमें कंपनी अपने आप को कैसे प्लेस कर रही है और ईवी को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम नज़र रखेंगे कि क्या वहाँ पे लाइंस निकल कर आती हैं। पर उसके अलावा डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन में बढ़त की इस बार उम्मीद है। देखते हैं बजाज ऑटो किस तरीके से प्रदर्शन करता है इस बार। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया आपका। तो रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर, मार्जिन्स, मुनाफे के फ्रंट पर बढ़त के आसार ज़रूर है, लेकिन कंपटीशन को बीट करने के लिए कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, ईवी ट्रेंड पर कंपनी क्या प्लान्स बना रही है, और इसके अलावा भी एक्सपोर्ट का ट्रेंड क्या यहाँ से कुछ हद तक कंसर्न्स बिल्ट होते हुए दिख सकते हैं नहीं, और मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है इस पर हमें नज़र रखनी होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। और श्री सीमेंट के नतीजे भी आ जाने वाले हैं। नतीजों की अगर बात करें, कंपनी के रेवेन्यूज़ जो हैं वो बढ़ते हुए ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द क्वार्टर हमने डिमांड का ट्रेंड तो देखा है, लेकिन मुनाफे और साथ ही मार्जिन्स के फ्रंट पर गिरावट हाथ लग सकती है, क्योंकि लगातार हमने कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई देखी है, जिसका इम्पैक्ट है जो कि खास तौर से मार्जिन्स और मुनाफे के फ्रंट पर देखने को मिलेगा। वॉल्यूम्स और रियलाइजेशंस की अगर बात करें, एक्सपेक्टेशंस यह हैं कि वॉल्यूम्स जो हैं वो सालाना आधार पर 11% बढ़ेंगे, लेकिन तिमाही आधार पर 6% टूटेंगे भी। रियलाइजेशंस, ब्लेंडेड रियलाइजेशंस की अगर बात करें 7% सालाना आधार पर बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन तिमाही आधार पर 3% की गिरावट देखी जा सकती है।
वेरिएबल कॉस्ट पर टन की अगर बात करें ऑलमोस्ट 82% ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ सकता है, जिसके चलते ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर जो है उसमें एक बढ़त करीब 28% की देखने को मिलेगी। आपको ये भी बता दें कि Q1 FY23 में कंपनी ने MTM लॉस रिपोर्ट किया था ऑलमोस्ट 96 करोड़ का अपने इन्वेस्टमेंट्स पर, जिसका एक असर है जो कि अदर इनकम के आंकड़े पर इस तिमाही रिफ्लेक्ट हो सकता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकंड क्वार्टर में 110 करोड़ की अदर इनकम का आंकड़ा आता हुआ दिख सकता है। कामकाजी मुनाफा यानी एबिडा पर टन की अगर बात करें, डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस 40%, ऑन अ मंथ ऑन मंथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 21% दिख सकता है, जिसके चलते रियलाइजेशन और हायर कॉस्ट का एक इम्पैक्ट जो है वो नतीजों पर पड़ता हुआ दिखने की पूरी उम्मीद है। तो क्लियरली कह सकते हैं कि रेवेन्यूज़ को अगर छोड़ दें, नतीजे जो हैं वो कमज़ोर आते हुए दिखेंगे मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर, क्योंकि लगातार कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। डिमांड क्या है, कंसर्न्स क्या हैं और साथ ही मैनेजमेंट का क्या कहना है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर हमें नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए, ये तो हुई आज आने वाले नतीजों के अनुमान की बात, लेकिन साथ ही कमोडिटी मार्केट्स पर आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आज कौन सी कमोडिटीज़ है जो कि प्ले आउट करती हुई दिख सकती है और कहाँ से कमज़ोरी हावी होगी, ये जानते हैं। बताने के लिए IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। शुरुआत एनर्जी पैक से करते हैं। क्रूड नेचुरल गैस की अगर बात करें, यूएस में डीजल के भंडार में गिरावट हमने देखी, जिसके चलते कच्चे तेल की चाल जो है उसमें एकाएक मजबूती आ गई है। $94 और बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग। मैंने हेलो जी अनुज बताएं। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने देखा कि कल एक सीपीआई के आंकड़े आने के बाद मार्केट में कहीं ना कहीं एक काफी वॉलिटिलिटी देखने को मिली। हालांकि अगर हम देखें तो कल क्रूड के प्राइसेस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि कल क्रूड के जो भंडार थे वो करीबन 9.88 मिलियन बैरल से बढ़े थे। हमने देखा कि कल उसके बाद क्रूड में एक शार्प गिरावट देखने को मिली। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे करीबन $92-93 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बट जिस तरीके का सेंटीमेंट बढ़ा है और क्रूड में जो स्टॉक प्राइस बढ़े हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रहेगा। हमें लगता है कि क्रूड में करीबन 7,500 के आसपास बिकवाली करना चाहिए। 7,680 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 7,250 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि एक बार प्राइसेस में नीचे में $90 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इंट्राडे में एमसीएक्स में बिकवाली की सलाह रहेगी। चलिए, एनर्जी पैक पर ये राय बनती हुई दिख रही है, लेकिन यूएस सीपीआई के डेटा का असर बुलियन मार्केट पर भी पड़ा है और हमने देखा सोने चांदी पर। विदेशी बाजार में तो दबाव है, घरेलू बाजार में अनुज सेंटिमेंट्स आपको कैसे लग रहे हैं? देखिए, कल जो सीपीआई के डेटा आए थे उसमें काफी महंगाई दर बढ़ गई है। उसमें ये अटकलें तेज हो गई कि आगे फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट बहुत तेजी से बढ़ा सकता है, तो उसका इम्पैक्ट हमने देखा। कल गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिली थी। हालांकि गोल्ड में ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, सिल्वर में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर हम जो ट्रेड है, अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड में बिकवाली का ट्रेड रहेगा। इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1676 के आसपास चल रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट में 51,100 के आसपास बिकवाली करें, 51,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 50,600 तक हो सकता है। हालांकि सिल्वर उतनी ज्यादा गिरावट में नहीं है, तो सिल्वर में यहाँ पर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है कि सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $19 के आसपास चल रही है, तो सिल्वर में करीबन 56,000 के आसपास खरीदारी करें। 55,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। 57,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एक गोल्ड में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं और सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। मार्केट में गोल्ड में इस वक्त बिकवाली की रणनीति 50,600 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए और सिल्वर में खरीदारी के मौके अब भी बन रहे हैं। अनुज, बेस मेटल्स पर क्या कोई स्ट्रैटेजी है और साथ ही करेंसी का आउटलुक कैसे देखें? देखिए, बेस मेटल में कल एक शार्प रिकवरी हमने देखा। कॉपर लोअर लेवल से काफी रिकवर होता हुआ दिखाई दिया था, और जिस तरीके से दाव के अंदर हमने तेजी देखी है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ सकती है। हमें लगता है कि कॉपर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। कॉपर में करीबन 650 के अराउंड बाय करें। 645 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 665 तक देखने को मिल सकता है। तो बेस मेटल में कॉपर और एल्यूमिनियम दो कमोडिटी रहेंगी जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जहां तक रुपी का सवाल है, हमें लगता है कि रुपी में आज एक एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। कल सीपीआई के आंकड़े आने के बाद डॉलर में वीकनेस देखने को मिली, तो रुपी यहाँ पे स्ट्रांग हो सकता है। तो डॉलर में बिकवाली की सलाह रहेगी करीबन 82-80 में। स्टॉप लॉस 83-30 का रहेगा। टारगेट 82.30 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है रुपी यहाँ पर आज स्ट्रांग हो सकता है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो इस वक्त बुलियन मार्केट में गोल्ड में बिकवाली की राय है
सिल्वर में इस वक्त खरीदारी के मौके हैं। बेस मेटल्स में कॉपर खरीदा जा सकता है और बेस मेटल्स में ही अगर देखें यहाँ पर वॉलेटिलिटी काफ़ी है, लेकिन ऐसे में कॉपर में आपको एक्शन दिखेगा और करीब 665 तक के टारगेट देखें। कल भी करीब 1% की तेजी हमने यहाँ पर देखी थी। कच्चे तेल की चाल, सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय और USD INR पेयर की अगर बात करें वहाँ पर भी एक सेल स्ट्रैटेजी अनुज की तरफ से आती हुई